तो वेलकम दोस्तों M2 फिजिक्स क्लासेस के अंदर। पिछले वीडियो के अंदर अपन ने चर्चा की थी कि रेखीय आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली थी और गाउस के नियम की चर्चा की थी। अब इस वीडियो के अंदर अपन बात करेंगे उसी गाउस के नियम की सहायता से एक अपरिमित अचालक परत के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, फिर दूसरा करेंगे अपरिमित चालक परत के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और उसके बाद चालक गोला, गोलीय कोष और अचालक गोले के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं अपन कैलकुलेट करेंगे। जैसा पिछले वीडियो में अपन ने कहा था, सेम वही मेथड यहाँ पर अपन लगाएंगे कि सबसे पहले अपन फ्लक्स की परिभाषा काम में लेंगे और उसके बाद क्या लगा लेंगे, गाउस का नियम लगाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपरिमित अचालक परत और दूसरा लेंगे साथ में ही, दोनों साथ में ही डिस्कस करेंगे ताकि दोनों में अपने को अंतर पता लगे कि किस तरह दोनों में कितना अंतर है और दोनों का जो मेथड होगा वो कैसा रहेगा, सेम रहेगा। थोड़ा सा सिर्फ और सिर्फ एक दो शब्दों का क्या रहेगा, इन दोनों में अंतर रहेगा और हल्का सा चित्र में अंतर रहेगा। दूसरा लेते हैं अपरिमित चालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र, तो ये दोनों जो पॉइंट है वो पर एक साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले लेते हैं अपने पास कि एक अपने पास अपरिमित अचालक परत है का एक अल्पांश है ये, जिसको समान रूप से क्या किया गया है, आवेशित किया गया है। तो अपन क्या करेंगे, इसके ऊपर सब पूरी परत के ऊपर एक समान रूप से क्या दिखा देंगे, आवेश वितरित किया हुआ दिखा देंगे, क्योंकि कैसा वितरण होगा, सतत वितरण रहेगा यहाँ पर। तो ये एक समान रूप से वितरित है इसके ऊपर, जिसके ऊपर आवेश की जो मात्रा है वो अपन ने कितनी है, क्यू अपन ने मान ली है। अब यहाँ पर इस परत के से कितनी दूरी पर, आर दूरी के ऊपर कोई बिंदु P है जिसके ऊपर अपने को क्या निकालनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो अपन क्या करेंगे, इस बिंदु P से जो ये परत है, इस परत के ऊपर क्या डाल देंगे, लंब डाल देंगे। तो अपन एक बिंदु लिया O और इससे मिला दिया, इसको P से मिला दिया। तो अपने बिंदु P से O के ऊपर क्या डाल दिया, एक लंब डाल दिया। अब इस परत के ऊपर अपन बिंदु P से यहां पर बराबर डिस्टेंस के ऊपर दो अल्पांश लेते हैं। एक अल्पांश ले लेते हैं A1 और दूसरा नीचे की तरफ सेम दूरी के ऊपर अल्पांश ले लेते हैं A2 ले लेते हैं। तो अब बिंदु जो A1 है, जो अल्पांश अपने पास A1 है, इस A1 क्षेत्रफल से बिंदु P के ऊपर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो, और A2 जो अल्पांश है उससे बिंदु P पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो, ये दोनों कैसी होंगी, परिमाण में समान होंगी, बराबर होंगी, क्योंकि दोनों की दूरियां कैसी है, बराबर है। दोनों इन जो अल्पांश A1 और A2 है, इनके ऊपर आवेश कैसा लेके चल रहे हैं, बराबर लेके चल रहे हैं, तो परिमाण तो बराबर हो गया। लेकिन अब यहाँ पर बिंदु P पर A1 जो अल्पांश है उसके कारण विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी वो A1 P के कैसी होगी, अनुदिश होगी। ये A1 P के अनुदिश होगी, और A2 के कारण जो है वो होगी A2 P के अनुदिश होगी। तो इस तरह से बिंदु P के ऊपर कितनी डायरेक्शन होगी, इन दोनों अल्पांशों के कारण दो अलग अलग होगी। इस तरह से जितने भी अल्पांश अपन लेके चलेंगे उन सब के कारण कैसी होगी, ये अलग अलग अपने को मिलेगी। तो अब दोनों की तीव्रताएं कैसी है, बराबर है। तो अपने परिमाण दोनों का कैसा दिखा दिया, बराबर दिखा दिया। या दोनों को DE से ही रिप्रेजेंट कर देते हैं, DE से रिप्रेजेंट कर दिया। तो अब बिंदु P के ऊपर यहां विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, तो अपन क्या करेंगे कि मान लिया कि ये जो A1P है ये इस OP रेखा के साथ में कितना कोण बना रही है, अल्फा, और A2P है वो भी मान लो कितना बना रही है, कोण अल्फा बना रही है। तो इसी तरह से ये वाले कोण भी कैसे होंगे, बराबर शीर्ष अभिमुख कोण होंगे, अल्फा अल्फा होंगे। तो अब इस तीव्रता का ये क्षैतिज घटक लेंगे तो अपने पास क्या आएगा, DE
कोस अल्फा, और जो लंबवत घटक आएगा अपने पास ये क्या आएगा, डीई साइन अल्फा। इसी तरह से इस तीव्रता का घटक लेंगे तो ये घटक भी क्या आ जाएगा, डीई कोस अल्फा, और ये लंबवत घटक आएगा डीई साइन अल्फा। तो इस तरह से दोनों में यहां पर क्या है कि अल्फा समान है, डीई की वैल्यू समान है, तीव्रता समान है, तो ये जो लंबवत घटक होंगे, लंबवत घटक जो है दोनों ये परिमाण में समान है लेकिन दिशा में कैसे है, विपरीत है। एक y एक्स के अंदर ऊपर की तरफ है और दूसरा नेगेटिव डायरेक्शन के अंदर है। तो टोटल जो तीव्रता होगी y घटक के कारण वो कितनी हो जाएगी, शून्य हो जाएगी, क्योंकि लंबवत घटक होंगे वो क्या हो जाएंगे, निरस्त हो जाएंगे। लंबवत जो घटक है वो क्या हो जाएंगे, निरस्त हो जाएंगे, निरस्त हो जाएंगे। तो इनके कारण जो तीव्रता होगी वो तीव्रता कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब केवल कौन से घटक बचे, क्षैतिज घटक। क्षैतिज घटक बचे, इसका मतलब परिणामी जो तीव्रता होगी वो क्या होगी, क्षैतिज घटक के जितने भी तीव्रताएं हैं उन सबके क्या होगी, योग के बराबर होगी। तो अब ये क्षैतिज जो घटक है वो इस परत के कैसा है, लंबवत है। इस तरह से लंबवत है, इसका मतलब इस बिंदु P के ऊपर विद्युत क्षेत्र की जो दिशा है वो इस अचालक परत के कैसी है, लंबवत है। तो अपन कह सकते हैं कि परिणामी जो दिशा होगी, परिणामी जो डायरेक्शन है वो परत के लंबवत। अब परत के लंबवत या तो बाहर की तरफ होगी या कहां होगी, भीतर की तरफ होगी। यदि बाहर की तरफ है, बाहर की तरफ, तो इसका मतलब है कि जो परत है वो कैसी है, धनावेशित है। और यदि अंदर की तरफ कब होगी, जब परत कैसी होगी, ऋणावेशित होगी, ऋणावेशित। तो अपने को क्या करना, यदि परत धनावेशित है तो अपने को विद्युत क्षेत्र दिशा कहां होगी, तल के लंबवत या अभिलंबवत बाहर की तरफ। और यदि परत कैसी है, ऋणावेशित है, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा कहां होगी, भीतर की तरफ होगी। इसका मतलब क्या है, वो ऋणावेशित है। अब अपरिमित चालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र जो है चालक परत का जो चित्र है वो अपन कैसे बनाएंगे, सेम इसी तरह से बनाएंगे। ये अपने पास एक चालक परत है, ये ले लिया। अब चालक परत को यदि आवेश दिया जाएगा तो यहां समझने वाली महत्वपूर्ण बात है कि कोई भी यदि चालक होता है तो उसको दिया गया जो आवेश होता है वो हमेशा कहां फैलता है, उसकी सतह पर फैलता है, या सतह के ऊपर क्या हो जाता है, समान रूप से वितरित हो जाता है। चालक के भीतर जो आवेश है वो कितना होता है, शून्य होता है, या कह सकते हैं कि चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, शून्य होती है। इसको यदि पर एक बार यूं समझें कि मान लिया कि अपने पास ये एक चालक प्लेट है, ए बी सी डी। इस टॉपिक को समझने से पहले इसको समझते हैं अपन, क्योंकि इसकी जो ये बात है कि चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है, क्यों, कई बार छोटा क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि समझाओ कि क्यों होता है ऐसा। तो ये आगे भी अपने को समझाना पड़ेगा, तो यही इसको क्लियर कर देते हैं अपन कि ये अपने पास एक चालक प्लेट है ए बी सी डी। अब चालक है, इसका मतलब इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो कौन सी अवस्था में है, मुक्त अवस्था में। अब इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में है तो क्या होगा, यदि इस प्लेट के ऊपर इसको आवेशित किया जाएगा, या इसको यूं कहें कि ये मान लिया कि एक धनावेशित प्लेट है ये, और ये कैसी है, ऋणावेशित प्लेट है, जिनको अपन ने क्या कर, यूं कह सकते हैं कि किसी बैटरी से जोड़ दिया गया एक तरह से। तो क्या किया कि इस बैटरी से अपन इन प्लेटों को जब जोड़ा तो इनके बीच में क्या हो गया, एक विद्युत क्षेत्र जनरेट हो गया। विद्युत क्षेत्र, उसके अंदर अपन ने क्या किया, एक ये मान लिया कि एक चालक प्लेट है, इसको अपन ने रखा है। तो अब क्या होगा कि इस चालक प्लेट जो एबीसीडी है, इसके अंदर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या करेंगे, इस धनावेशित प्लेट की तरफ क्या होंगे, आकर्षित होंगे। तो ये वाली जो एडी जो प्लेट परत है ये कैसी होना शुरू हो जाएगी, ऋणावेशित होना शुरू होगी। और जो बीसी प्लेट है तो धनायन जो होंगे वो कहाँ की विस्थापित होना शुरू हो जाएंगे, बीसी परत की तरफ विस्थापित होना चाहिए शुरू हो जाएंगे। अब यहां एक चीज देखेंगे, देखो क्या हुआ, ये जो दोनों प्लेटें थी ए और 1 नंबर और 2 नंबर, जिनको अपन ने बैटरी से जोड़ रखा था, यहां इन दोनों प्लेटों के बीच में जो विद्युत क्षेत्र था उसकी डायरेक्शन परत 1 से कहां थी, 2 की तरफ। ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डायरेक्शन थी। अब इस विद्युत क्षेत्र ई के कारण ये जो चालक प्लेट है उसके भीतर भी एक प्रेरित क्या हो गया, विद्युत क्षेत्र जनरेट होना शुरू हो गया।
जिसकी जो डायरेक्शन है वो 2 से किसकी तरफ है, ए की तरफ है। इस प्रेरित इंड्यूस को अपन कह देते हैं ईपी से रिप्रेजेंट कर देते हैं कि ये प्रेरित विद्युत क्षेत्र है चालक प्लेट के अंदर बीसी परत से डी परत की तरफ है। तो अब क्या होगा कि दो क्षेत्र हो गए, एक दूसरे के कैसे हो रहे, विपरीत हो रहे। ये जो अपन ने आरोपित किया है और ये ईपी जो इस प्लेट के अंदर उत्पन्न हुआ है, ये क्या करेगा, इस विद्युत क्षेत्र का क्या करेगा, विरोध करेगा। और ये तब तक विरोध करता जाएगा तब तक जब तक पूरे जो इलेक्ट्रॉन है वो इस सतह के ऊपर क्या नहीं हो जाते, वितरित नहीं हो जाते, सतह पर वितरित नहीं हो जाते। तो इस तरह से अपन देखेंगे कि चालक प्लेट के भीतर जो है वो विद्युत क्षेत्र कितना होता है, शून्य होता है। तो ये हमेशा अपने को याद रखना है कि कोई भी चालक प्लेट है यदि उसको आवेश दिया जाता है तो दिया गया आवेश कहां फैलेगा, उसकी सतह पर फैलेगा, ना कि भीतर फैलेगा। तो अब अपन इसी के आधार पर अपन ये बात कहने वाले हैं यहाँ पर कि जो अपने अपरिमित अचालक परत ली है, तो इस परत को जो आवेशित करेंगे अपन, तो दिया गया आवेश कहां फैलने वाला है, इसकी सतह पर फैलने वाला है। ये सतह के ऊपर इस तरह से फैलेगा। इसके भीतर जो आवेश है वो कितना होगा, शून्य होगा, मतलब अंदर कोई आवेश नहीं होगा, पूरा का पूरा आवेश कहां फैल जाएगा, सतह पर फैल जाएगा। तो यहां से इस परत से मान लिया कि ये कोई बिंदु P है जो यहां से कितनी दूरी पर है, R दूरी पर है। वही उसी तरह से इसके ऊपर अपने लंब डाल दिया O बिंदु के ऊपर, और दो अल्पांश ले लिए यहाँ A1 और दूसरा अल्पांश यहाँ ले लिया A2। इन अल्पांश की जो दूरियां है बिंदु P से वो कैसी है, बराबर है दोनों की। तो अब यहाँ से बिंदु जो A1 अल्पांश है उसके कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की दिशा P के अनुदिश, और A2 के कारण जो है बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र दिशा A2 P के अनुदिश हो जाएगी। तो इस तरह से दोनों की जो तीव्रता है उनका परिमाण तो कैसा है, बराबर है, लेकिन दिशाएं कैसी होगी, अलग अलग होगी। और दिशाएं अलग अलग है तो अपन वही क्या करेंगे, अपन घटकों में विभाजित करेंगे, घटक में विभाजित करेंगे। तो यही अपन ने मान लिया कि यहाँ कोण कितना है, अल्फा, ये वाला कोण भी कितना बना रही है, अल्फा। जैसा अपन ने अचालक परत में लिया था सेम वैसा का वैसा रहेगा। यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर क्या बोलेंगे, अचालक परत बोलेंगे, और यहाँ क्या बोलते जाएंगे, चालक परत बोलते जाएंगे। तो ये वाले कोण भी कितने, अल्फा, तो घटक लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, डी कोस अल्फा। इसका भी एक क्षैतिज घटक क्या हो जाएगा, डी कोस अल्फा। और ये जो लंबवत घटक है अपने पास, ये क्या बन जाएंगे, डी साइन अल्फा। इसका ये घटक भी कितना बन जाएगा, डी साइन अल्फा। तो इस तरह से क्या देखेंगे अपन कि जो लंबवत घटक है डी साइन अल्फा, डी साइन अल्फा, ये परिमाण में बराबर और दिशा में विपरीत है। तो लंबवत घटक जो होंगे ये भी क्या हो जाएंगे, निरस्त हो जाएंगे। यहाँ इसके अंदर भी निरस्त हो जाएंगे। तो जो तीव्रता होगी वो कितनी हो जाएगी भाई, 0 हो जाएगी इनके कारण। अब बचे कौन से घटक, क्षैतिज घटक। तो परिणामी जो तीव्रता होगी वो इन क्षैतिज घटकों की क्या होगी, योग की कैसी होगी, बराबर होगी। तो परिणामी दिशा क्या होगी, परत के लंबवत बाहर की ओर, क्योंकि परत कैसी है, धनावेशित है, और यदि अंदर की तरफ होगी इसका मतलब परत कैसी है, ऋणावेशित है। ये अपने को ध्यान रखना है। तो देखो दोनों के अंदर चित्र बनने का सेम तरीका है, वही घटक है दोनों के अंदर, वही लंबवत घटक निरस्त हो रहे हैं, क्षैतिज घटक जुड़ेंगे। परिणामी तीव्रता क्या होगी, बाहर की तरफ होगी, धनावेशित है तो ऋणावेशित है तो कहां हो जाएगी, भीतर की तरफ अपन क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। अब अपन इन दोनों ही प्लेटों के लिए क्या करेंगे, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी वो अपन निकालेंगे, किसकी सहायता से, गाउस की नियम की सहायता से। तो बनाते हैं दोनों के चित्र। दोनों का जो चित्र बनाएंगे उनमें भी लगभग सेम सा ही रहेगा मान। तो देखिए पहले बना लेते हैं अचालक परत के कारण। ये अचालक परत का अपन ने अल्पांश लिया जिसको समान रूप से अपन ने क्या कर रखा था, आवेशित कर रखा था, जिसके ऊपर टोटल जो आवेश है कितना है, क्यू, और उसका पृष्ठ आवेश घनत्व है कितना है, सिग्मा। पृष्ठ आवेश घनत्व है, क्योंकि अपने को पता है कि दिया गया आवेश कहां फैल रहा है, इसकी पृष्ठ के ऊपर फैल रहा है। तो कौन सा आवेश घनत्व होगा, पृष्ठ आवेश
घनत्व है, जिसको अपन ने किससे रिप्रेजेंट किया था, सिग्मा से रिप्रेजेंट किया था। अब ये जो बिंदु P है जिसके ऊपर अपने को तीव्रता ज्ञात करनी है, वो इस परत से कितनी दूरी पर लिया गया, r दूरी पर लिया गया है। तो यहां से अपने लंब इसके ऊपर डाल दिया, कितनी दूरी पर, r दूरी पर, बिंदु क्या दे दिया, वो दे दिया। तो अब अपने को करना क्या है, किस नियम का यूज करना है, गाउस के नियम का। इसका मतलब अपने को गाउसीय पृष्ठ का क्या करना है, निर्माण करना है। और गाउसीय पृष्ठ का निर्माण करने के लिए तो यहाँ क्या कैसा गाउसीय पृष्ठ बनेगा, जैसे इस बोर्ड को ही देख लीजिए कि ये बोर्ड है, क्या परत है। अब इसके अंदर यहाँ ये कोई बिंदु पर ने P लिया है और इससे इसके ऊपर क्या डाल दिया, ये लंब डाल दिया जो यहाँ डाल रखा है अपन। अब आवेश जो है वो कहाँ है, इसके भीतर भी है, परत के दूसरी तरफ भी है, क्योंकि ये परत धनावेशित है, इधर से भी आवेशित है और उधर से भी आवेशित है और अंदर भी कैसा है, आवेशित। तो यहाँ जो गाउसीय पृष्ठ बनेगा वो कैसा बनेगा, एक बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ बनेगा, इस तरह का। ये बेलन जो यहाँ पर है, ये इस तरह का बेलनाकार, जिसके अंदर ये जो बिंदु P है वो कहाँ होगा, इस बेलन का जो ये वर्ताकार भाग है, इस वर्ताकार भाग के ऊपर क्या होगा, स्थित होगा। तो इस तरह से देखें कि r लंबाई तो ये होगी बेलन की, ये सामने वाली, और r लंबाई ये कहाँ होगी, बेलन के पीछे की। इसलिए जो परत है इस परत के कहाँ होगी, दूसरी तरफ होगी, इधर, जिसको अपन यहां दिखाएंगे अपन। इस तरह से अपन क्या कह सकते हैं कि लंबाई कितनी होगी बेलन की, ये दूसरा बिंदु यहां पर P, ये भी यहां से कितनी दूरी पर है, r दूरी के ऊपर है। तो टोटल जो बेलन की लेंथ होगी वो कितनी लेंथ होगी, 2r लेंथ होगी यहाँ पर। तो अपन क्या करेंगे, एक बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ का क्या कर ले, निर्माण कर लेते हैं। यहाँ पर ये अपने पास एक बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ बनाया, जिसका जो ये वर्ताकार भाग है इसका क्षेत्रफल जो है वो कितना है, s। ये इसका क्या है, ये भी क्षेत्रफल s है। तो इस तरह से ये जो बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ बना, ये कितने भागों से मिलकर बना हुआ, 3 भागों से, जिसमें 2 भाग जो हैं ये अपने को कैसे हैं, वर्ताकार दिखेंगे सामने से, और ये वाला जो भाग है ये कैसा है, वक्र पृष्ठ है यहाँ पर। तो अपन यहाँ पहले विद्युत क्षेत्र की दिशा, क्षेत्रफल सदिश की दिशा वो दिखा देते। तो बिंदु P जो है, बिंदु P क्या है, इस परत के कैसा है, लंबवत। तो यहाँ बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, पृष्ठ की लंबवत होगी बाहर की तरफ। दूसरा क्षेत्रफल सदिश, क्षेत्रफल सदिश की जो दिशा है वो पृष्ठ की कैसी होती है, लंबवत होती है। तो ये जो क्षेत्रफल पृष्ठ है इसका लंबवत हिस्सा कौन सा है, यही लंबवत हिस्सा है इसका सामने वाला, तो यही लंबवत हिस्सा। तो ये क्षेत्रफल सदिश की डायरेक्शन होगी। छोटा सा इसके ऊपर अपने क्या ले लिया, कोई अल्पांश ले लिया, तो ds होगा। अब यहां पर ये वाला जो पृष्ठ है दूसरा भाग इसका है, इसके ऊपर विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी। तो इसके ऊपर विद्युत क्षेत्र की दिशा जो है वो देखें, परत जो है उसके दूसरी तरफ धनावेश है, तो यहां से धनावेश क्या होगी, बाहर की तरफ होगी, इस तरफ। तो यहां पर भी विद्युत क्षेत्र की दिशा ये पृष्ठ के लंबवत बाहर की तरफ है, तो ये विद्युत क्षेत्र की दिशा यहां पर दिखा दी अपन, और क्षेत्रफल सदिश की डायरेक्शन यहां दिखा, ये भी क्या होगी, पृष्ठ के लंबवत होगी, तो बाहर की तरफ दिखा दी। अब 2 पृष्ठों पर बने। तीसरा पृष्ठ ये बेलनाकार है, इस बेलनाकार पृष्ठ के ऊपर यदि अपन कोई अल्पांश ले, जैसे ये मान लिया यहाँ पर कोई अल्पांश ले लिया, तो इस बिंदु के ऊपर विद्युत क्षेत्र की दिशा तो क्या है, यही है, सेम, क्योंकि पृष्ठ के लंबवत है, इस ये बिंदु पृष्ठ के लंबवत होना चाहिए। लेकिन क्षेत्रफल सदिश की दिशा इस बेलन का, ये जो बेलनाकार पृष्ठ इसके कैसे लंबवत होनी है ऐसे, तो ये लंबवत अपन ने दिखा दी, ये क्षेत्रफल सदिश की दिशा दिखा दी। तो इस तरह से अपन ने अपरिमित अचालक परत के कारण किसी बिंदु पर जो तीव्रता ज्ञात करनी है उसका क्या बना लिया, एक चित्र बना लिया। ऐसा ही चित्र क्या बनेगा, चालक परत के लिए बनेगा। चालक परत के अंदर जो गाउसीय पृष्ठ बनेगा वो इस अचालक परत का कैसा बनेगा, हाफ बनेगा, क्योंकि अंदर जो है वो विद्युत क्षेत्र है ही नहीं, कहां पर है, सिर्फ परत के ऊपर है, तो ये आधा हिस्सा इसका बनेगा। तो इसको भी बना देते हैं साथ में। फिर देखो दोनों के अंदर अपन एक साथ तुलना करते हैं, दोनों का एक ही तरीके से सॉल्यूशन निकलेगा, थोड़ा सा अंतर बस आएगा हल्का सा। तो ये बिंदु P लिया यहाँ पर, और यहाँ से जो बिंदु O है कितनी दूरी पर अपने लिया है, r दूरी पर। तो अब अपन क्या करेंगे, यहाँ r लंबाई के बेलन जो है गाउसीय पृष्ठ है, बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ है, उसका क्या करेंगे, निर्माण करेंगे। तो ये अपने पास बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ अपने बनाया,
जिसकी लेंथ कितनी है, r है। यहां पर जो ये पृष्ठ है, बाहरी जो पृष्ठ है, ये इसको चलो नाम दे देते हैं S1, इसको क्या दे देते हैं S2, और ये जो बेलन का जो वक्र पृष्ठ है इसको क्या नाम दे देते हैं S3 कह देते हैं इसको भी अपन इसमें S1 S2 और इस पृष्ठ को क्या दे देते हैं S3 दे देते हैं। अब यहां पर बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र दिखा दिखानी है, तो कैसी होगी परत की, कैसी होगी लंबवत बाहर की तरफ नाभिक है, तो ये बाहर की तरफ विद्युत क्षेत्र की दिशा दिखा दी। और इसके बिंदु P पर यदि अपन कोई छोटा सा यदि अल्पांश लें तो क्षेत्रफल सदिश की दिशा भी कैसी होगी, पृष्ठ के लंबवत बाहर की तरफ, ये बाहर की तरफ होगी। अब ये वाला जो वक्र पृष्ठ है बेलनाकार भाग का, इसके ऊपर यदि अपन कोई छोटा सा यदि अल्पांश ले तो इस बिंदु के ऊपर विद्युत क्षेत्र की दिशा यही रहेगी, सेम पृष्ठ के कैसी रहेगी, लंबवत रहेगी। और क्षेत्रफल सदिश की दिशा कैसी रहेगी, पृष्ठ के लंबवत रहेगी, ds। और ये जो S2 पृष्ठ है इसको अपन क्या देख रहे हैं कि ये कहाँ है, चालक के भीतर अपन ने दिखा रखा है इसको। तो यहाँ जो है इस चालक के यहाँ वाला जो हिस्सा है, यहाँ तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, 0, यहाँ विद्युत क्षेत्र है ही नहीं। तो अब अपना काम है कि दोनों चालक और अचालक परतों के कारण बिंदु P पर क्या निकाले, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो अपन ने क्या कहा था, सबसे पहले अपन यूज करेंगे किसका, फ्लक्स की परिभाषा का। तो फ्लक्स की परिभाषा से क्या लिखेंगे अपन कि बिंदु P से के ऊपर गुजरने वाला फ्लक्स, यह संपूर्ण, ऐसे लिख देते हैं कि संपूर्ण गाउसियन पृष्ठ ले लेते हैं, फिर अलग अलग कर देंगे कि संपूर्ण गाउसियन पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स इंटीग्रेशन ऑफ I S E डॉट कितना ds। सेम ऐसा कैसा इसमें भी लिखेंगे, फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ S E डॉट कितना ds। ये इस संपूर्ण गाउसियन पृष्ठ से गुजरने वाले क्या है, फ्लक्स की मात्रा है दोनों के अंदर। अब अपन ने कहा कि संपूर्ण जो गाउसियन पृष्ठ है वो कितने हिस्सों से मिलकर बना हुआ है, 3 हिस्सों से मिलकर बना हुआ है, 3 भागों से। तो इस समाकलन को भी अपन कितने हिस्सों में बांट देंगे, 3 भागों में बांट देंगे। तो 3 भागों में बांटेंगे तो फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ S1 E डॉट कितना ds प्लस इंटीग्रेशन ऑफ S2 E डॉट कितना ds और प्लस इंटीग्रेशन ऑफ S3 E डॉट कितना ds। दोनों के अंदर सेम लिख देते, S1 E डॉट ds इंटीग्रेशन ऑफ S2 E डॉट ds प्लस इंटीग्रेशन ऑफ S3 E डॉट ds। तो देखिए दोनों में सेम चल रहा है, डॉट को हटा दे, डॉट को हटा देंगे तो क्या आ जाएगा, cos थीटा। तो फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ S1 E ds cos थीटा प्लस S2 E ds cos थीटा प्लस इंटीग्रेशन S3 E ds cos थीटा। इसमें भी लिख देते हैं चालक परत के लिए भी अपन इंटीग्रेशन ऑफ S1 E ds cos थीटा प्लस S2 E ds cos थीटा और प्लस इंटीग्रेशन S3 E ds cos थीटा। अब अपने को देखना है यहाँ पर थीटा की वैल्यू कितनी है। तो देखें ये जो S1 पृष्ठ है, इस S1 पृष्ठ के लिए अपन क्या देख रहे हैं कि दोनों एक दूसरे के कैसे समानांतर है, कि जो विद्युत क्षेत्र की दिशा और क्षेत्रफल सदिश है, इन दोनों की जो डायरेक्शन है वो एक दूसरे के कैसे है, समानांतर है। और यदि समानांतर है तो थीटा इक्वल टू कितना डिग्री हो गया, 0। ऐसा ही S2 पृष्ठ के लिए देखेंगे तो यहां पर भी क्या है, विद्युत क्षेत्र की दिशा और क्षेत्रफल सदिश की दिशा दोनों एक ही तरफ है, समानांतर है। तो यहां पर भी थीटा बराबर कितना हो गया, 0 डिग्री हो गया। और ये वाला जो है भाग यहां पर देख रहे हैं कि कितना डिग्री है, 90 डिग्री है, जहां विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश एक दूसरे के कैसे हैं, लंबवत है। और लंबवत है तो थीटा बराबर कितना डिग्री हो गया अपने पास, 90 डिग्री हो गया यहाँ पर। तो अब यदि इनकी वैल्यू रखें तो क्या करें, देखो E क्या है, बिंदु P जो पृष्ठ से कितनी दूरी पर है, R, सभी पृष्ठों के अंदर। तो E कैसा रहेगा, कांस्टेंट। तो इसको अपन क्या निकालेंगे, समाकलन से बाहर निकालेंगे। तो फाई इक्वल टू E बाहर आ गया इंटीग्रेशन ऑफ S1 और यहां बच गया ds cos थीटा। S1 पृष्ठ है, थीटा कितना है, 0 और cos 0 का मान कितना होता है, 1। cos 0 डिग्री बराबर कितना होता है, 1। तो यहां वैल्यू कितनी हो गई, 1। तो क्या बच गया अपने पास, ds प्लस यहां S2 पृष्ठ,
S2 पृष्ठ के लिए भी थीटा कितना है 0, तो cos 0 का मान कितना हो गया 1 हो गया। E बाहर निकालिए और अंदर बच गया इंटीग्रेशन ऑफ S2 इंटू कितना ds प्लस यहां देखें तीसरे पृष्ठ के लिए थीटा कितना है 90 और cos 90 डिग्री बराबर कितना होता है 0 होता है। ये वैल्यू कितनी होगी पूरी की पूरी वैल्यू कितनी होगी 0 होगी। तो अपने पास क्या बचा E समाकलन ds प्लस E समाकलन ds, तो दोनों क्या है समान है, तो वैल्यू निकाल लेते हैं दोनों की। फाई बराबर E इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ds, ये जो पूरा पृष्ठ है वर्ताकार जो पृष्ठ था इसका अपने क्षेत्रफल कितना माना था s, तो इंटीग्रेशन ऑफ ds ये कितना हो गया s, तो यहां पर भी कितना हो गया s प्लस E इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ds कितना हो गया S2 पृष्ठ के लिए भी कितना हो गया ds, तो कितना हो गया 2es मेरे पास मिल गया। इसको समीकरण नंबर कितना देते हैं 1। ऐसे ही इसमें भी चलते हैं। फाई बराबर S1 पृष्ठ, ये रहा S1 पृष्ठ। S1 पृष्ठ के लिए क्या हो रहा है, यहां पर भी विद्युत क्षेत्र की दिशा क्षेत्रफल सदिश की दिशा दोनों एक दूसरे के कैसे हैं समानांतर, एक ही तरफ एक ही लाइन के ऊपर, तो थीटा यहां पर भी कितना हो गया 0 डिग्री। S2 पृष्ठ है वो तो कहां है चालक के भीतर है जहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है 0 होनी है। और तीसरा पृष्ठ जो है S3 यहां पर जो है वो थीटा कितना डिग्री बन रहा है 90 डिग्री, थीटा जो है वो कितना बन रहा है 90 डिग्री बन रहा है। लिखने का सेम यही तरीका जैसे इसमें लिखा था वैसा ही इसमें अपन लिख जाएंगे। नोट्स में आपको ऐसा ही मिलेगा लिखा हुआ, अलग अलग के अंदर मिलेगा सिस्टमेटिक ढंग से। तो चलो करते हैं, E को अपन ने बाहर निकाला S1 पृष्ठ के अंदर, इंटीग्रेशन ऑफ क्या बच गया अपने पास ds, cos थीटा कितना है 0, cos 0 का मान कितना हो गया 1, तो अपने पास क्या बच गया ds प्लस S2 पृष्ठ कहाँ है चालक के भीतर है, तो तीव्रता कितनी होगी 0, तीव्रता कितनी है 0 है, तो पूरा मान ही कितना हो गया 0 प्लस S3 पृष्ठ के लिए थीटा कितना है 90, cos 90 का मान कितना हो गया 0, तो ये पूरा पद ही कितना हो गया 0, तो 0। तो अपने पास क्या मिला फाई बराबर E इंटीग्रेशन ऑफ S1 इंटू कितना ds बराबर E इंटीग्रेशन ऑफ ds कितना है s है, तो कितना हो गया s। तो इस तरह से फाई इक्वल टू अपने को क्या मिला E इंटू कितना मिला s, इसको समीकरण नंबर क्या दे देते हैं 1। तो यहां तक आपने क्या देखा कि दोनों में क्या चल रहा है पूरा का पूरा सेम चल रहा है, एक ही सिस्टमेटिक ढंग से लगातार चलते जा रहे हैं। पर अब ये तो लगा दिया अपने फ्लक्स की परिभाषा, अब अपने को क्या लगाना है गाउस का नियम लगाना है। गाउस का नियम लगाना है तो लगा देते हैं गाउस का नियम। दोनों को ऊपर लिख लेते हैं अपन पहले। तो अपने को मिला फाई बराबर E इंटू कितना 2s समीकरण, और चालक वृत्त के अंदर अपने को मिला फाई बराबर E इंटू कितना मिला s समीकरण नंबर 1। अब अपने को क्या लगाना है गाउस का नियम, गाउस का नियम, गाउस का नियम। गाउस का नियम क्या कह रहा है कि किसी बंद पृष्ठ से निर्गत जो फ्लक्स है फाई, वो उस बंद पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश का कितना होता है 1 अपॉन कितना होता है एप्सिलॉन नॉट होता है, समेशन ऑफ q अपॉन कितना एप्सिलॉन। तो बंद पृष्ठ में टोटल आवेश कितना था q, तो q अपॉन कितना हो गया एप्सिलॉन, दोनों में लिख देते हैं q अपॉन कितना एप्सिलॉन। समीकरण नंबर कितना 2, समीकरण नंबर 2। ये फ्लक्स की जो परिभाषा थी उससे निर्गत फ्लक्स है, और ये किसके नियम से गाउस के नियम की सहायता से है उसी बंद पृष्ठ से। तो दोनों समीकरण को आपस में क्या कर दो बराबर कर दो, दोनों समीकरण को यदि बराबर करते हैं तो अपने को क्या मिला E इंटू 2s बराबर q अपॉन कितना एप्सिलॉन। यहां से 2s का पक्षांतर कर दें तो E इक्वल टू q अपॉन 2s इंटू कितना बन गया एप्सिलॉन नॉट, और यहां पर क्या बन गया अपने पास E इंटू s बराबर q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से भी पक्षांतर कर दें तो E बराबर q अपॉन s इंटू कितना बन गया एप्सिलॉन नॉट बन गया। तो अब अपन ने क्या कहा कि चालक पृष्ठ का पृष्ठ आवेश घनत्व अपन ने कितना लिया था सिग्मा, और पृष्ठ आवेश घनत्व का फॉर्मूला क्या बताता है सिग्मा बराबर q बटा कितना होता है s, सिग्मा बराबर q बटा कितना होता है s होता है। तो अब यहां पर देखो ये कितना है q बटा s, इसमें भी कितना है q बटा s, तो क्या लिख सकते हैं q बटा s को क्या लिखा जा सकता है सिग्मा लिखा जा सकता है पृष्ठ आवेश घनत्व। तो E बराबर सिग्मा अपॉन नीचे कितना बच गया 2 और यहां कितना बच गया एप्सिलॉन नॉट। इसी प्रकार से यहां पर क्या बन गया E बराबर q बटा s सिग्मा
अपॉन नीचे कितना बच गया एप्सिलॉन नॉट। तो इस तरह से यहां पर अपन क्या देख रहे हैं कि अचालक जो परत है उसके कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो कितनी है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट है। इसका मतलब इस फॉर्मूले में कहीं भी दूरी नहीं आ रही है, आर कहीं नहीं आ रहा, आर नहीं आ रहा है, ना ही इसमें आ रहा है आर। इसका मतलब चाहे वो बिंदु इस परत से यहां है, चाहे यहां है, चाहे यहां, कोई भी दूरी हो, हर दूरी के ऊपर इसकी जो वैल्यू होगी तीव्रता की वो कैसे रहेगी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन, मतलब नियत रहेगी, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता, ये भी नियत है। और सिग्मा क्या, पृष्ठ आवेश घनत्व है, ये भी कैसा है, नियत है। इसका मतलब अचालक परत हो चाहे चालक परत हो, उससे आर दूरी के ऊपर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो कैसी रहती है, नियत रहती है, दूरी के साथ में परिवर्तित नहीं होती है। तो इसका मतलब अपन किस रूप में इसको रिप्रेजेंट करते हैं, सदिश रूप में यदि रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे अपन यहां पर दोनों के अंदर। तो तीव्रता को यदि रिप्रेजेंट करेंगे तो वेक्टर ई बराबर सिग्मा अपॉन कितना 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू कितना आर कैप। और यदि दूरी के रूप में रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे भाई, दूरी पर तो अपन क्या करें, निर्भर ही नहीं कर रही है, तो इसको दूरी के रूप में यदि लिखना चाहे तो इस तरह से लिख सकते हैं, वेक्टर ई बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू आर की घात कितना 0 इनटू आर कैप। यहां पर भी लिख सकते हैं सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर नॉट इनटू कितना आर कैप, क्योंकि आर नॉट ये जो है वो कितनी होती है वैल्यू 1 होती है r0 का। तो इस तरह से अपन कह सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो दूरी की घात 0, आर की घात 0 के कैसी होती है, समानुपाती होती है, या कह सकते हैं कि दूरी पर निर्भर नहीं करती है। तो दोनों जो तीव्रताएं हैं वो दूरी पर क्या नहीं कर रही है, निर्भर नहीं कर रही है। तो अब ग्राफ यदि बनाते हैं विद्युत क्षेत्र तीव्रता और दूरी के मध्य तो कैसा आएगा, वाई एक्स पर अपन विद्युत क्षेत्र तीव्रता ले लें और अक्ष अक्ष के ऊपर क्या ले लें, दूरी ले लें, तो तीव्रता का ग्राफ कैसा आएगा। तो तीव्रता ग्राफ अपन क्या करेंगे कि दूरी बढ़ती जाए चाहे घटती जाए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कि दूरी पर तो क्या नहीं कर रही, निर्भर ही नहीं कर रही। तो ये जो लाइन होगी तीव्रता की वो कैसी आएगी, अक्ष अक्ष के कैसी आएगी, समानांतर आएगी। ऐसा ही चालक पथ के लिए भी तीव्रता का ग्राफ सेम आएगा, ये ग्राफ आएगा। तो अब दोनों ही ग्राफ है, यहाँ पर देखिए दोनों ही अक्ष अक्ष कैसे हैं, समानांतर है। यदि दोनों ग्राफों को एक साथ यदि आपको दे दिया जाए और फिर पूछा जाए कि कौन सा जो ग्राफ है वो चालक पथ के लिए है और कौन सा अचालक पथ के लिए है, तो तब अपन कैसे डिफाइन करेंगे। तो यहाँ इन दोनों के अंदर देखो चालक परत, अचालक परत और चालक परत की जो तीव्रता है उन दोनों में क्या है, अपने पास संबंध है। क्या संबंध है यहाँ पर देखो, ये ए बराबर सिग्मा अपॉन कितनी है 2 एप्सिलॉन, और ये चालक परत के लिए सिग्मा अपॉन कितनी है एप्सिलॉन। तो एक बार मैं यहाँ लिख देता हूँ, ई अचालक परत की जो तीव्रता है वो सिग्मा अपॉन कितनी है 2 एप्सिलॉन नॉट है, और ई चालक परत के कारण जो तीव्रता है वो कितनी है, सिग्मा अपॉन कितनी है एप्सिलॉन नॉट है। तो अपन क्या कर सकते हैं, देखो ये सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, यहाँ सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन किसकी तीव्रता है, चालक परत के कारण तीव्रता। तो क्या लिख सकते हैं, ई अचालक बराबर ई चालक अपॉन कितना 2। इसका मतलब अचालक जो परत की तीव्रता है, यहां देखें अचालक जो परत की तीव्रता है वो चालक की कितनी है, आधी होनी है। चालक की जितनी भी तीव्रता होगी चालक परत के कारण उसकी कितनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी। तो अब अपन यदि यहां पर जैसे ये दो ग्राफ बनाए इस तरह से ए और आर के बीच में, ये एक ग्राफ है, ये दूसरा ग्राफ है, जैसे इसको नाम दे दिया ए ग्राफ और इसको क्या दे दिया बी ग्राफ, कि दोनों में से कौन सा चालक परत के लिए है और कौन सा अचालक परत के लिए। तो यहां पर अपन क्या देखेंगे, अपने को पता है कि अचालक परत की जो तीव्रता होती है वो चालक से कितनी होती है, कम होती है, या यूं कह सकते हैं 2 का यदि पक्षांतरण करूं इधर तो ये अपने पास क्या बनेगा 2 ई चालक ई अचालक बराबर ई चालक। मतलब चालक परत के कारण जो तीव्रता होगी वो अचालक परत का कितना होगी, दुगुना होगी, डबल होगी। इसका मतलब कम किसकी है, अचालक की, और चालक की क्या है, ज्यादा। तो यहां से देखेंगे तो तीव्रता ये जो ए ग्राफ है इसकी ज्यादा है और बी ग्राफ है उसकी तीव्रता क्या है, कम है। इसका मतलब ये वाला जो ग्राफ है बी ग्राफ है ये अचालक परत के लिए है और ये वाला जो परत है ए ग्राफ है
वो किसके है, चालक परत के लिए है। तो इस तरह से अपने पास चालक परत और अचालक परत के कारण क्या निकाली, अपने विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं कैलकुलेट की। अब अपना नेक्स्ट पॉइंट होगा कि गोलीय जो कोष है उसके कारण तीव्रता, चालक गोला है उसके कारण तीव्रता, और अचालक गोला है उसके कारण तीव्रता। तो चलो निकालते हैं आगे। तो अब अपन नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, गोलीय कोष या खोखला गोला। गोलीय कोष या खोखला गोला के कारण बाहरी बिंदु पर, सतह पर और भीतरी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैलकुलेट करते हैं। तो लेते हैं सबसे पहले बाहरी बिंदु पर। बाहरी बिंदु पर या बाहर स्थित बिंदु पर यह मान लिया कि अपने पास एक चालक गोला है, सॉरी ये खोखला गोला है। ये कोष जो है खोखला गोला है जिसका केंद्र O है और इसकी जो रेडियस है वो अपन ने कितनी मान ली, R मान ली। त्रिज्या जो है वो कितनी है, R। अब अपने को इस गोले को क्या किया गया है, आवेशित किया गया है। अब इस गोले को जब आवेशित करेंगे तो दिया गया आवेश कहां मिलेगा, इसकी सतह पर, इसके संपूर्ण पृष्ठ पर क्या हो जाएगा, समान रूप से वितरित हो जाएगा। तो अपन ने इस गोले को क्या कर दिया, धनावेशित कर दिया है। और टोटल जो इसके ऊपर आवेश वितरित हुआ वो मान लिया कि कितना है, Q आवेश। अब अपने को कहां निकालना है तीव्रता, बाहरी बिंदु पर। बाहरी बिंदु पर तीव्रता निकाली, मतलब इस गोले के बाहर अपने कोई बिंदु ले लिया, ये कोई बिंदु P लिया जो गोले के कहां स्थित है, बाहर स्थित है। और इस बिंदु P की केंद्र से जो डिस्टेंस है, दूरी जो है वो कितनी है, R है। ये ध्यान है, जो भी अपन बिंदु P ले रहे हैं उसकी जो डिस्टेंस हमेशा है वो गोले के कहां से ली जाएगी, केंद्र से ली जाएगी। इसलिए कोई क्वेश्चन यदि आता है तो उसमें ध्यान रखें, न्यूमेरिकल वगैरह, तो उसमें आपको मेंशन होना चाहिए, ध्यान रहना चाहिए कि दूरी हमें अपने जो फॉर्मूले में जो दूरी पर निकालने वाले हैं वो कहां से ले रहे हैं, केंद्र से ली गई है, और क्वेश्चन में कहां दी गई है, तो इसका जरूर अपन ध्यान रखेंगे। तो यहां बिंदु P ले लिया। अब अपन क्या करेंगे, किसका यूज करने वाले हैं, गाउस के नियम का। तो गाउस का नियम का यूज करेंगे, उसका मतलब सबसे पहले अपने को क्या बनाना पड़ेगा, गाउसीय पृष्ठ बनाना पड़ेगा। तो अपन इस R त्रिज्या को, ये जो R डिस्टेंस है इसको क्या मान लें, त्रिज्या मान लें, और एक R त्रिज्या का गाउसीय पृष्ठ का क्या करें, निर्माण करते हैं। तो गोला है तो दिया गया आवेश कहाँ है, चारों तरफ है, तो इसके जो गाउसीय पृष्ठ बनेगा वो भी कैसा बनेगा, गोलाकार ही गाउसीय पृष्ठ का निर्माण होगा। तो अपन कह रहे थे कि R स्मॉल R त्रिज्या के गोलाकार गाउसीय पृष्ठ की अपन ने क्या की, कल्पना की, जहां बिंदु जो P है वो इस गाउसीय पृष्ठ की कहां पर है, सतह पर स्थित है। मतलब जो बिंदु, जिस बिंदु पर अपने को तीव्रता ज्ञात करनी है वो कहां लेना है, अपने को गाउसीय पृष्ठ के ऊपर अपने को लेना है। अब इस बिंदु P के ऊपर तीव्रता ज्ञात करने के लिए क्या करें, इस गोले पर एक छोटा सा क्या ले लें, गाउसी जो पृष्ठ है इसके ऊपर छोटा सा एक अल्पांश ले लेते हैं। इस अल्पांश का जो क्षेत्रफल है वो अपन ने कितना ले लिया, ds, ds अल्पांश क्षेत्रफल। तो बिंदु P पर ये जो अपन ने अल्पांश लिया, इस अल्पांश की या क्षेत्रफल सदिश की जो दिशा है वो पृष्ठ की हमेशा कैसी होती है, लंबवत होती है। तो ये जो पृष्ठ है इसके लंबवत दिशा ये हो गया, इस तरह से बाहर की तरफ, ये क्षेत्रफल सदिश की डायरेक्शन होगी। अब बिंदु P पर क्या निकालनी है, विद्युत क्षेत्र की दिशा दिखानी है अपने को। बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की दिशा दिखानी है, तो क्या करते हैं अपन, यहाँ बिंदु P के ऊपर अपन क्या मानते हैं, प्रेक्षण आवेश ले लेते हैं। प्रेक्षण आवेश कैसा है, धनावेशित होता है। इस धनावेश को ये वाला धनावेश क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, तो दिशा कहाँ होगी, बाहर की तरफ होगी। ये विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। तो इस तरह से बिंदु P के ऊपर विद्युत क्षेत्र की दिशा और क्षेत्रफल सदिश की दिशा कैसी है, समान है, कह सकते हैं कि कैसा है, समानांतर है। अब सेम वही नियम फॉलो करना है जो पिछले टॉपिक में अपन ने किया था। क्या करना है, सबसे पहले अपन क्या लगाएंगे, फ्लक्स की परिभाषा। फ्लक्स की परिभाषा, फ्लक्स की परिभाषा के अनुसार कि ये कोई एक बंद पृष्ठ है, इस बंद पृष्ठ से गुजरने वाला टोटल फ्लक्स कितना होता है, फाई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ एस ई डॉट कितना होता है, ds। कैसा पृष्ठ है, बंद पृष्ठ है, तो बंद पृष्ठ है तो समाकलन केंद्र क्या लगा देते हैं, गोले का निशान लगा देते हैं। अब डॉट को हटा देंगे तो क्या लेंगे, cos थीटा। तो फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एस
ई डी एस कोस थीटा। थीटा कितना है, यहां से अपन क्या देख रहे हैं कि ई और डी एस है क्षेत्रफल सदिश, ये दोनों एक दूसरे के कैसे हैं, समानांतर है। समानांतर है इसका मतलब थीटा इक्वल टू कितना डिग्री हो गया, 0 डिग्री, जो क्या बता रहा है कि कोस 0 डिग्री बराबर कितना होता है, 1 होता है। तो अपने को क्या मिला यहाँ से, यहाँ लिख देते हैं फाई बराबर समाकलन ऑफ एस ई इंटू कितना मिल गया अपने को, डी एस मिल गया। अब यहां देखें ई क्या है, आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये जो देखें कि बिंदु पी है कहाँ है, इस गाउसियन पृष्ठ की सतह पर, और ये जो दूरी है ये सभी बिंदु पर कैसी है, बराबर है। इसका मतलब जो भी तीव्रता आएगी वो कैसे आएगी, समान आएगी। तो ई कैसा रहेगा, कांस्टेंट। समाकलन से क्या निकाल दे, इसको बाहर निकाल दे। तो फाई बराबर ई इंटीग्रेशन ऑफ एस इंटू कितना बन गया, डी एस। डी एस क्या है, अल्पांश का क्षेत्रफल, और इंटीग्रेशन अपन लगा दिया, समाकलन का चिन्ह लगा दिया, तो क्या बन गया, ये पूरे इस स्मॉल आर त्रिज्या का जो गाउसियन पृष्ठ है, इस पूरे गाउसियन पृष्ठ का क्या बन गया, क्षेत्रफल बन गया। तो क्या लिख सकते हैं कि चूंकि इंटीग्रेशन ऑफ एस इंटू डी एस इक्वल टू गोले का क्षेत्रफल कितना था, 4 पाई आर स्क्वायर, क्या है, गोले का क्षेत्रफल या गाउसियन पृष्ठ का, गाउसियन पृष्ठ, गाउसियन पृष्ठ। तो अपन ये वैल्यू रख दें, यदि वैल्यू यहां रखेंगे तो फाई बराबर ई इंटू कितना बन गया, 4 पाई आर स्क्वायर, समीकरण नंबर 1। तो यहां से इस तरह से अपन ने क्या किया कि क्या लगाया, गाउस जो फ्लक्स की परिभाषा लगाई। अब अपने को क्या लगाना है, गाउस का नियम लगाना है। गाउस का नियम क्या कह रहे हैं, गाउस के नियम से। तो गाउस का नियम क्या कह रहा है कि भाई अपने पास कोई बंद पृष्ठ है तो उससे गुजरने वाला फ्लक्स कितना है, उस बंद पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश अपन कितना, एप्सिलॉन नॉट के बराबर है। तो इस गाउसियन पृष्ठ के अंदर जो टोटल आवेश है वो कितना बैठा है, क्यू है। तो समेशन ऑफ क्यू बराबर कितना हो गया, क्यू अपन कितना गया, एप्सिलॉन नॉट। समीकरण नंबर 2। देखिए दोनों ही जो फ्लक्स की मान है, एक फ्लक्स की परिभाषा से निकाला गया है, दूसरा गाउस के नियम से निकाला गया है। तो दोनों ही क्या है, इसी संपूर्ण पृष्ठ के लिए। तो दोनों की वैल्यू कैसी है, बराबर। तो समीकरण 1 और 2 को क्या कर दें, बराबर कर दें। बराबर करेंगे तो अपने पास क्या बनेगा, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर बराबर क्यू अपॉन कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट। 4 पाई आर का पक्षांतर कर दें, यहाँ से तीव्रता निकालनी है अपने को। तो ई इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कितना हो गया, आर स्क्वायर। तो अब यहाँ देखिए कि 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट किसके बराबर होता है, के के बराबर। आपने पढ़ा था कि के इक्वल टू कितना होता है, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। तो ये रहा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, के लिख देते हैं। तो ई इक्वल टू कितना हो गया, के क्यू अपॉन कितना हो गया, आर स्क्वायर। तो बाहरी बिंदु के ऊपर, आउटर पॉइंट के ऊपर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो कितनी हुई, ई बराबर के क्यू बटा कितनी होती है, आर स्क्वायर। तो यहां से क्या देख रहे हैं कि बाहरी बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो दूरी के कैसी है, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। दूरी के कैसी है, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। इसका मतलब कि अपन इस गोले से जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे, दूरी बढ़ती जाएगी, इधर ये आर बढ़ता जाएगा, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। मतलब इसके विद्युत क्षेत्र का जो प्रभाव है, इससे जितना दूर जाएंगे उसका प्रभाव क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। और यदि जैसे जैसे इस गोले के पास आते जाएंगे, इधर ये डिस्टेंस घटती जाएगी, तो जैसे जैसे डिस्टेंस घटेगी तीव्रता की वैल्यू क्या होती जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। तो इस तरह से बाहरी बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र तीव्रता है वो दूरी के वर्ग के कैसी है, व्युत्क्रमानुपाती है। कितना है, ई इक्वल टू के क्यू बटा कितना होता है, आर स्क्वायर होता है। अब आते हैं इसकी सतह पर, दूसरा कोण लेते हैं गोले की सतह पर। तो गोलीय कोश की सतह पर यदि लेंगे, नंबर 2 सतह पर, तो सतह पर क्या होगा कि ये जो बिंदु पी है जैसे जैसे सतह के नजदीक आएगा तो देखेंगे यहां आ गया ये बिंदु, इस जगह जैसे ही यहाँ आया तो ये स्मॉल आर किसके बराबर क्या बन गई, इस गोले की त्रिज्या बन गई। इसका मतलब सतह के लिए स्मॉल आर है वो किसके बराबर है, त्रिज्या के बराबर है। और त्रिज्या के बराबर है तो क्या करें, इसी फॉर्मूले के अंदर अपन क्या कर दें, स्मॉल आर को किससे रिप्लेस कर दें, कैपिटल आर से रिप्लेस कर देते हैं। तो सरफेस के ऊपर या सतह के ऊपर तीव्रता कितनी, के क्यू अपॉन स्मॉल आर जो है वो किसके बराबर हो गया, कैपिटल आर के बराबर हो गया। तो के क्यू बटा कितना हो गया, कैपिटल आर स्क्वायर। तो गोलीय कोश की जो सतह है
या खोखला गोला है उसकी सतह पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो कितनी होगी, के क्यू बटा कितना होगा, आर स्क्वायर होगा। तीसरा जो पॉइंट है वो आता है गोलीय कोष के भीतर, गोलीय कोष के भीतर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो गोलीय कोष के भीतर यदि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे अपन? तो अब यहां देखें, अपन ने पिछले टॉपिक में पढ़ा था कि भाई कोई गोलीय कोष है, कोई चालक गोला है, उसको यदि कहीं आवेश दे रहे हैं तो वो कहां फैल रहा है, सतह पर फैल रहा है। तो यहाँ गोलीय कोष में अपन स्टार्टिंग में कह दिया कि दिया गया आवेश कहां फैल गया, सतह पर। तो अब अपन यदि कोई बिंदु P है वो सतह के अंदर ले, जैसे ये कोई बिंदु P लिया जो केंद्र से कितनी दूरी पर है, r दूरी पर है। तो अब यहां पर अपन क्या करेंगे, इस r त्रिज्या r को, जो डिस्टेंस r है उसको त्रिज्या मान के क्या करें, गाउसीय पृष्ठ का निर्माण करेंगे। तो ये गोलाकार क्या बनेगा, गाउसीय पृष्ठ बनेगा। ये जो गोलीय पृष्ठ बना तो इसके भीतर आवेश कितना है, तो यहां तो आवेश कितना है, 0 है ही नहीं यहां पर। अब आवेश यहां पर 0 है तो क्या करें, नियम यदि अपन लगाएं, फ्लक्स की परिभाषा का नियम लगाएंगे तो फ्लक्स की परिभाषा के अनुसार फाई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट कितना, ds, डॉट को हटा देंगे तो क्या बन जाएगा, cos थीटा, ई ds cos थीटा। तो फाई इक्वल टू, यहां पर ई को बाहर निकाल लें, इंटीग्रेशन ऑफ ds cos थीटा, जो भी लेंगे यहां पर थीटा कितना हो जाएगा, 0, थीटा cos 0 को मान कितना हो गया, 1, तो क्या बचेगा, फाई बराबर ई टू ds। यही छोड़ देते हैं एक बार। फिर गाउस का नियम लगाएंगे, गाउस के नियम से, तो गाउस के नियम से इसको सरल करेंगे तो क्या होगा, गाउस का नियम क्या कह रहा है, किसी बंद पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश का कितना होगा, 1/एप्सिलॉन फ्लक्स। तो फाई बराबर क्यू अपॉन कितना, एप्सिलॉन, कि किसी इस बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स जो है वो उस बंद पृष्ठ में उपस्थित टोटल आवेश का कितना होगा, 1/एप्सिलॉन होगा। तो यहाँ टोटल आवेश कितना है, समेशन ऑफ क्यू, पृष्ठ के भीतर, पृष्ठ के भीतर कितना है, समेशन ऑफ क्यू की वैल्यू कितनी है, 0। आवेश है नहीं, आवेश 0 है तो भाई फाई इक्वल टू क्या मिला अपने को, 0, फाई इक्वल टू मिला 0। तो समीकरण 1 और 2 से क्या करें, दोनों को बराबर करें, दोनों को यदि बराबर करते हैं तो अपने को ई इंटीग्रेशन ऑफ ds इक्वल टू कितना मिला, 0। इसका मतलब ई इक्वल टू कितना हुआ, 0। तो गोलीय कोष के भीतर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो कितनी होती है, 0 होती है। तो अब इस तरह से अपने गोलीय कोष के बाहरी बिंदु पर, सतह पर और भीतरी बिंदु पर क्या निकाली, विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं कैलकुलेट की हैं। तो पहली तीव्रता अपन ने निकाली r ग्रेटर देन r, मतलब बाहर स्थित, बाहरी बिंदु पर, बाहरी बिंदु। और इसके लिए अपना फॉर्मूला क्या मिला अपने को, E इक्वल टू के क्यू अपॉन कितना, r स्मॉल r स्क्वायर। फिर दूसरा निकाला सतह पर, स्मॉल r बराबर कितना है, कैपिटल R सतह पर। तो तीव्रता की वैल्यू निकली E बराबर के क्यू अपॉन कैपिटल R स्क्वायर। और तीसरा निकाला R लेस देन R, कहां पर, भीतर स्थित बिंदु पर, या भीतरी बिंदु पर। ये 3 तीव्रता, और भीतरी बिंदु पर तीव्रता की वैल्यू कितनी आई, 0 है। तो इसमें से अपन क्या देख रहे हैं, ये देखो न्यूनतम तीव्रता कितनी है, 0 है, ये मिनिमम। के क्यू बटा आर स्क्वायर ये सतह पर है, और सतह से बाहर निकलते जा रहे हैं तो तीव्रता, दूरी बढ़ती जा रही है तो तीव्रता क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। इसका मतलब ये जो सतह पर जो तीव्रता है ये कैसी है, अधिकतम है, मैक्सिमम है। तो अब यदि अपन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और दूरी के मध्य इस गोलीय कोष के लिए यदि ग्राफ बनाते हैं तो कैसा ग्राफ बनेगा, ये अपन गोला ले लिया, ये इसका केंद्र ले लिया, ये केंद्र हो गया, ये डिस्टेंस अपन ने r ले ली इधर, ये इधर दूसरा हिस्सा ले लिया, यहाँ पर इसको अपन ने क्या कह दिया, ये y-x, या इसके ऊपर ले लेते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ले लेते हैं। और ये वाली जो है यहाँ स्मॉल r क्या आ गया, कैपिटल आ गया, मतलब सतह के ऊपर स्मॉल r कैपिटल r के बराबर। यहाँ है कैपिटल R ग्रेटर देन r, मतलब गोले के बाहर स्थित बिंदु पर। ये है स्मॉल r लेस देन r, मतलब सतह के भीतर। तो अपने पास क्या आ रहा है, देखो
बाहरी बिंदु पर तीव्रता कैसी आ रही है, यहाँ से दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी तीव्रता क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। दूरी घटेगी तो तीव्रता क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो यहाँ से जैसे जैसे अपने घर आ रहे हैं इधर, तो क्या हो रहा है, दूरी क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है, तो तीव्रता क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, व्युत्क्रमानुपाती रूप से बढ़ती चली जाएगी। तो जैसे जैसे तीव्रता कम होगी, दूरी कम होगी, ये तीव्रता की वैल्यू क्या होती जाएगी, बढ़ती चली जाएगी इस तरह से। तो ये अपने पास थोड़ा सा इसको बना देते हैं, ये इस तरह से ग्राफ बनेगा। यहाँ आके तीव्रता क्या होगी, मैक्सिमम, ये जो है कितनी होगी, के क्यू बटा कितना हो गया, आर सतह पर। ये वाला भीतरी भाग है तो यहाँ तीव्रता कितनी होगी, 0, और ये ई समानुपात वन कितना गया, आर स्क्वायर। ऐसा ही सेम ग्राफ इधर भी आएगा, ये देखिए। तो ये अपने पास क्या हो गया, गोलीय कोश के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और दूरी के मध्य ग्राफ हो गया। अब अपन नेक्स्ट पॉइंट अपन करते हैं कि चालक गोले के कारण किसी भी चालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो पहला पॉइंट, बाहरी बिंदु पर, बाहरी बिंदु पर। दूसरा लेंगे फिर सतह पर, और तीसरा लेंगे आंतरिक बिंदु पर। तो ये अपने पास सेम उसी तरह से मानना है कि ये अपने पास एक चालक गोला है, ठोस चालक गोला है, ठोस चालक गोला जिसकी त्रिज्या है कितनी है, r। अब पिछले क्वेश्चन के अंदर गोलीय कोश में और ठोस चालक गोला, इन दोनों के जो डेरिवेशन है पूरे के पूरे कैसे हैं, सेम है। सिर्फ अपने को इन क्वेश्चनों में अंतर क्या करना है, जैसे ही ठोस चालक गोले के कारण किसी बिंदु पर तीव्रता पूछी जाती है तो अपने को यहाँ सबसे पहले क्या दिखाना है, एक रीजन देना है कि कोई ठोस चालक गोला है, उसको जब आप आवेशित करोगे तो उसके भीतर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, 0 होती है। और इसका अभी अपने पिछले पॉइंट में जिक्र किया था कि वो बात ही अपने को क्या करनी है, यहाँ पर निकली है कि यदि कोई चालक है तो उसका मतलब है कि उस चालक के भीतर इलेक्ट्रॉन जो है वो कौन सी अवस्था के अंदर है, मुक्त अवस्था में है। तो जब इसको आवेशित किया जाएगा तो चालक के भीतर के जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो आरोपित विद्युत जो क्षेत्र है उसके विपरीत दिशा में क्या करेंगे, गति करेंगे, जिससे चालक के भीतर एक प्रेरित विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। वो बाह्य विद्युत क्षेत्र का क्या करेगा, विरोध करेगा। तब तक विरोध करेगा जब तक संपूर्ण जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ नहीं आ जाते, इस चालक की सतह पर व्यवस्थित नहीं हो जाते, तब तक क्या रहेगा, ये कंटिन्यूस विरोध करता रहेगा। तो इस तरह से इस चालक के भीतर जो है वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, 0 होती है। ये अपने को इसमें बताना है, मतलब दोनों टॉपिक के अंदर, खोखले गोले के अंदर और ठोस चालक गोले के अंदर, इन दोनों में ये अंतर इतना ही रहेगा कि आपको इसमें रीजन बताना है कि ठोस जो चालक गोला है उसके अंदर जो आवेश है वो क्यों नहीं है, सतह पर क्यों है, उसका रीजन ये जो मैंने अभी बताया ये आपको लिखना है। जबकि गोले को उसमें तो क्या सीधा है कि अंदर है ही नहीं कोई पदार्थ, सीधा सीधा कहाँ फैलेगा, सतह पर फैल जाएगा। लेकिन यहाँ गोला ठोस है, फिर भी अंदर इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में है, सभी जगह वितरित है, तो फिर अंदर विद्युत क्षेत्र 0 क्यों हुआ, ये अपने को यहाँ इस क्वेश्चन के अंदर पहले बताना है। ये बताओगे तो ही अपना जो क्वेश्चन है ये पूरा सही माना जाएगा, नहीं तो नंबर काटे जा सकते हैं यहाँ पर। तो इसलिए ध्यान रखें यहाँ पर। तो पहला कि बाहरी बिंदु पर अपने ले लिया कि इस चालक को ऊपर ने ठोस जो चालक गोला है उसको क्या कर दिया, समान रूप से आवेशित कर दिया, तो इसके ऊपर आवेश है समान रूप से ये फैल गया है। और आवेश की जो टोटल मात्रा है वो कितनी है, क्यों है, बाहरी बिंदु ले रहे हैं, तो बाहरी बिंदु का मतलब स्मॉल r ग्रेटर देन कितना है, कैपिटल R। तो ये बाहरी बिंदु P लिया जो गोले के केंद्र से कितनी दूरी पर है, स्मॉल r दूरी पर है, केंद्र O है। तो अब अपने को क्या करना है, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले बिंदु जो P है इसको उस गाउसीय पृष्ठ के ऊपर मानेंगे और r त्रिज्या का गोलाकार गाउसीय पृष्ठ का क्या करेंगे, निर्माण करेंगे। तो यहाँ पर भी ये स्मॉल r त्रिज्या के
गोलाकार गाउसीय पृष्ठ की क्या कर ली अपने कल्पना कर ली, जहां बिंदु P है वो इस क्या है गाउसीय पृष्ठ के ऊपर उपस्थित है। ये आपका क्या है गाउसीय पृष्ठ है। ठीक है, अब बिंदु P के ऊपर सेम पिछले की तरह क्या ले ले, छोटा सा अल्पांश ले ले। इस अल्पांश का क्षेत्रफल अपने कितना माना था, ds माना था, ds ले लिया। क्षेत्रफल सदिश जो ds है इसकी डायरेक्शन, ये जो अल्पांश लिया इस पृष्ठ के कैसी है लंबवत, तो क्षेत्रफल सदिश की दिशा क्या होगी पृष्ठ के लंबवत होगी। और इस बिंदु P पर जो विद्युत क्षेत्र की दिशा है वो भी पृष्ठ के कैसी है लंबवत है, ये क्षेत्रफल सदिश की दिशा होगी यहाँ पर। तो इस तरह से यहाँ बिंदु P के ऊपर क्षेत्रफल सदिश और विद्युत क्षेत्र दोनों एक दूसरे के कैसे हैं समानांतर हैं। तो यहाँ से अपने को क्या कह सकते हैं कि थीटा इक्वल टू कितना डिग्री है, 0 डिग्री है। अब वापस वही चीज रिपीट करते हैं, सेम प्रोसीजर रहेगा। क्या करें, सबसे पहले फ्लक्स की परिभाषा से, फ्लक्स की परिभाषा से क्या करिए, फ्लक्स की परिभाषा कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स फाई कितना होगा, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट कितना होगा डी एस के कैसा होगा बराबर होगा, डॉट को हटा देंगे तो क्या बनेगा अपने को डी एस कॉस थीटा, ई डी एस कॉस थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी है 0, तो कॉस 0 का मान कितना हो गया 1, तो अपने को क्या मिला फाई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ एस ई इंटू कितना हो गया डी एस। ई क्या है, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र होता, तो जहां पर भी बिंदु P लेंगे वो सभी बिंदु अपने क्या कहा था कैसे हैं समान दूरी पर, बराबर दूरी पर, तो तीव्रता कैसी आएगी समान। तो समाकलन से क्या निकाल दे बाहर, समाकलन से बाहर निकाला तो इंटीग्रेशन ऑफ एस इंटू कितना बन गया अपने को ds। ds क्या है अल्पांश का क्षेत्रफल, समाकलन लगा के क्या बन गया संपूर्ण गाउसीय पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो यहां से इंटीग्रेशन ऑफ ds बराबर संपूर्ण गाउसीय पृष्ठ जिसकी त्रिज्या कितनी है r है, तो त्रिज्या क्षेत्रफल कितना बन गया, गोले का क्षेत्रफल कितना होता है 4 पाई r स्क्वायर। तो अपन लिख सकते हैं कि फाई इक्वल टू ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ ds है इसकी जगह कितना लिख दिया 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये तो लगा ली अपने, क्या लगा ली गाउस की जो अपना सॉरी फ्लक्स की परिभाषा। अब क्या लगाना है गाउस का नियम, गाउस के नियम से, गाउस के नियम से। तो गाउस का नियम क्या कह रहे हैं कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स उस बंद पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश का कितना होता है 1/ε गुणा होता है। तो भाई कुल फ्लक्स, कुल आवेश कितना है अपने पास, ये गाउसीय पृष्ठ है और इसके भीतर कितना आवेश है, जो पूरा गोला है वही है, पूरे गोले पर आवेश कितना आपने लिया है q। तो इसका मतलब कि समेशन ऑफ q की जो वैल्यू है वो कितनी है, q अपने पास है, तो फाई बराबर q अपॉन कितना हो गया एप्सिलॉन। समीकरण नंबर कितना दी 2 दे दी। तो देखिए ये फ्लक्स और ये फ्लक्स दोनों कैसे हैं, एक ही पृष्ठ से गुजरने वाले, इसी गाउसीय पृष्ठ r त्रिज्या के गाउसीय पृष्ठ से ही गुजरने वाले, तो दोनों की वैल्यू कैसी है बराबर समान इक्वल कर दे। तो e इंटू 4 पाई आर स्क्वायर बराबर q बटा कितना हो गया एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई आर स्क्वायर का क्या कर दे पक्षांतर यहाँ से, तो e इक्वल टू q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कितना हो गया आर स्क्वायर। तो देखिए ये जो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या बन गया k, तो e इक्वल टू क्या हो गया k q बटा कितना हो गया आर स्क्वायर हो गया। और यही सूत्र पिछले टॉपिक में भी आया था, चाहे गोलीय कोश हो चाहे ठोस गोला हो, दोनों के कारण फॉर्मूला कैसा आ रहा है सेम आ रहा है कि गोले के बाहर स्थित बिंदु पर तीव्रता कितनी होगी E इक्वल टू के क्यू बटा कितना हो जाएगा आर स्क्वायर हो जाएगा। अब सतह पर निकालनी है, तो सतह पर निकालने के लिए क्या करेंगे, सतह पर निकालने का मतलब कि ये जो बिंदु P है अपन कहाँ रहे, धीरे 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 गोले की तरफ आ रहे हैं, गोले की तरफ आ रहे हैं, तो कहाँ पर पहुंच गए अपन सतह पर। तो बिंदु P जो है वो कहाँ पर आ गया सतह के ऊपर, सतह पर आते ही स्मॉल r है वो किसके बराबर हो जाएगा कैपिटल R के बराबर। तो फिर क्या कह सकते हैं सतह के लिए स्मॉल r है वो किसके बराबर है कैपिटल R के बराबर है, इसलिए E बराबर के क्यू अपॉन जो आर स्क्वायर पर लिखा था उसकी जगह कितना हो जाएगा कैपिटल R स्क्वायर होगा। तो ये सतह पर आ गया, बाहरी बिंदु पर आ गया अपने पास E बराबर के क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। अब है आंतरिक बिंदु पर, आंतरिक बिंदु पर यदि निकालना है तो अपन क्या करेंगे, जो गाउसीय पृष्ठ है वो कहां बनाएंगे अपन, भीतर बनाएंगे। बना देते हैं इसके अंदर, ये बिंदु P है, ये क्या ले लिया अपने गोले के भीतर ले लिया, कितनी दूरी के ऊपर r दूरी पर। तो ये r को त्रिज्या मान के, स्मॉल r को त्रिज्या मानकर ये क्या अपने क्या गाउसीय पृष्ठ का क्या कर लिया निर्माण कर लिया।
यहाँ गाउसीय पृष्ठ का निर्माण किया, तो यहाँ अपने क्या कहा था शुरू में कि गाउसीय पृष्ठ के ये जो गोलीय जो चालक गोला है, इस चालक गोले के भीतर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भाई कितनी है, 0 है, क्योंकि जो चालक गोला है उसकी को जो अपने आवेश दिया था वो कहां पर आ गया, फैल के सतह पर आ गया। तो आंतरिक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, 0 होती है। तो अब देखिए खोखला गोला और चालक गोला, दोनों के अंदर जो तीव्रता के सूत्र आ रहे हैं वो कैसे आ रहे हैं, समान आ रहे हैं, कोई अंतर नहीं आ रहा। दोनों के अंदर फॉर्मूले यही आ रहे हैं कि बाहरी बिंदु पर तीव्रता है वो कितनी आ रही है, के क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर, सतह पर जो आ रही है वो आ रही है के क्यू बटा कैपिटल आर स्क्वायर, और भीतर जो है वो कितनी आ रही है, 0 आ रही है। ये सेम है चाहे गोलीय कोश के लिए कहो और चाहे चालक गोले के लिए कहो, दोनों के लिए तीव्रताएं कैसी हैं, सेम है। तो इस तरह से दोनों में कोई अंतर नहीं है, सिर्फ अपने को दोनों में अंतर कहाँ है कि चालक गोला की जब बात आएगी तो अपने को वहां भीतर विद्युत क्षेत्र 0 क्यों होता है उसका क्या दिखाना है, रीजन अपने को बताना होता है। अब अपन तो इसके लिए भी क्या आएगा, विद्युत क्षेत्र तीव्रता और दूरी के मध्य यदि अपन ग्राफ खींचेंगे तो कैसा आएगा, सेम ही आएगा। चालक गोले के लिए बना देता हूं एक बार, ये केंद्र मान लिया, ये सतह मान ली स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर, स्मॉल आर ग्रेटर देन आर मतलब बाहरी बिंदु पर, और स्मॉल आर लेस देन आर इसका मतलब सतह के भीतर है। तो और वाई एक्स पर क्या ले ली, तीव्रता ले ली, एक्स पर क्या लेनी, दूरी। तो कैसा ग्राफ आएगा, ये इस तरह से ग्राफ आएगा। ये यहाँ तीव्रता कितनी है, अंदर वाले बिंदु पर 0 है, ये सरफेस है, सतह के ऊपर तीव्रता क्या होगी, मैक्सिमम होगी, कितनी होगी, के क्यू बटा कैपिटल आर स्क्वायर, और ये बाहरी बिंदु पर तीव्रता होगी तो दूरी के वर्ग के कैसी होगी, व्युत्क्रमानुपाती होगी। तो इस तरह से ये अपने पास ठोस चालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या आ गया, तीव्रता और दूरी के मध्य ग्राफ आ गया।